आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स परीक्षा 2013 का पेपर। देखिए अभी तक हमने जितने पेपर डिस्कस किए हैं सभी पेपर्स में 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर ये 13 वाले पेपर्स है, यहाँ पे आरपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो अब जितने भी पेपर रह गए उनमें सभी में 150 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जिन दोस्तों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें इसका। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए ये सूची वन का सूची 2 से मिलान करना है। तो आपने ये कितनी बार पढ़ा होगा, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग प्रीलिम्स में। यूपी में आपका हो या फिर बिहार में हो या फिर राजस्थान में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन ये। तो देखिए ऋग्वेद के जो हम इसके आगे देखते हैं तो ऋग्वेद का क्या था, ऋग्वेद का था ऐतरेय। और सामवेद की बात करें तो सामवेद का क्या था, सामवेद का था पंचवीस, तांडय, पर्णवीस। तो इसमें कौन सा है, इसमें पंचवीस है। क्लियर है? और बाकी यजुर्वेद के 2 थे, तैत्तिरीय था और शतपथ था। तो यहाँ पे यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है। अगर बात करें ये अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में क्या है, गोपथ है। अब कौन सा आ गया देखिए, तो पहले का तीसरा एक में ही है। अगर आपको एक भी पता था कोई भी तो आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त जोड़ा है। तो देखिए उपयुक्त जोड़ा कौन सा है, तो इनमें देखिए बिंदुसार के आगे लिखा हुआ है शाक्य, जबकि बिंदुसार कौन थे, ये बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो कौन सी डायनेस्टी हुई, तो इनके आगे हुई मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? तो ये गलत हो गया। उसके बाद में पार्श्वनाथ के आगे लिखा हुआ उन्होंने जंत्रिका। तो ये कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे, 23वें तीर्थंकर। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में स्कंदगुप्त के आगे क्या लिखा है इन्होंने, स्कंदगुप्त के आगे लिखा मौर्य, जबकि ये कौन थे, ये गुप्ता थे, ये गुप्त थे। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास में आ गया ये डी ऑप्शन हमारे पास में बचा। क्लियर है? चेटक, लिच्छवी। तो ये जो चेटक थे तो लिच्छवी नरेश चेटक महावीर के समकालीन थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। तो कौन सा अभिलेख था वो, तो इनका अभिलेख था अभिलेख शिलालेख पहला। वहीं पर अगर बात करें शिलालेख 11 की, तो ये किससे संबंधित था, इसमें इन्होंने धम्म की व्याख्या की है। किसकी, अगर बात करें इसमें 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या करी है। वहीं पर बात करें 9वें शिलालेख में क्या था, तो 9वें शिलालेख में इन्होंने शिष्टाचार की बात की है। किसकी, शिष्टाचार की बात की गई है इसमें। अगर बात करें हम 5वें इसकी अभिलेख की, तो ये क्या था, ये देखिए इसमें क्या था, धम्म महापात्र की नियुक्ति से संबंधित था। किसकी, धम्म महापात्र की नियुक्ति से संबंधित था ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको 13वां शिलालेख पता होगा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो किससे संबंधित था, वो कलिंग युद्ध से संबंधित था। 13वां शिलालेख आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। तो ये कलिंग युद्ध से संबंधित था ये। क्लियर है? कलिंग युद्ध से संबंधित 13वां शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। तो ये किसके, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। तो ये कौन था, ये प्रतिहार वंश का शासक था ये। किसका, ये पुत्र था मिहिर भोज का। किसका पुत्र था, ये मिहिर भोज का पुत्र था। तो आपसे ये पूछा जाए तो किसका शासक था, प्रतिहार वंश का। तो इनके दरबार में ही संस्कृत कवि ये राजशेखर रहते थे। कौन, राजशेखर। अगर हम इनके ग्रंथों की बात करें राजशेखर के, तो कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, तो पहला था इसमें बाल रामायण। अगर दूसरे की बात करें हम तो बाल भारत था दूसरा ग्रंथ। और तीसरे की बात करें तो विदुषाल भंजिका के नाम से आप नोट कर सकते हैं इसको, भंजिका। क्लियर है? एक बाकी जो इनका इंपॉर्टेंट था वो था कर्पूर मंजरी। तो इसको आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कर्पूर मंजरी। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मीमांसा भी इन्हीं के टाइम था, मीमांसा भी इन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है। तो दीवाने अर्ज आप सब जानते होंगे, ये क्या था, दीवाने अर्ज तो सैन्य विभाग से संबंधित था। ये सैन्य विभाग से संबंधित।
क्लियर है, दीवाने अर्ज आपको ये याद कर लेना है। तो इसमें पहले का चौथा देखिए एक में ही आ रहा, तो ये आपका आंसर आ गया डी। वहीं बात करें हम दीवाने रिसालत की, तो ये विदेश विभाग से संबंधित था, दीवाने रिसालत। वहीं बात करते हैं हम दीवाने इंसा की, तो ये वित्तीय विभाग से संबंधित था, नहीं सॉरी, ये दीवाने इंसा था, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। अगर दीवाने वजारत, तो वजारत ये था वित्तीय मामलों से संबंधित। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब इसमें पुस्तक का लेखक से मिलान करना है, पुस्तक का लेखक से मिलान करते हैं। तो आप जानते होंगे कि आलमगीर नामा किसने लिखा था, तो मुंशी मोहम्मद काजिम ने। आलमगीर नामा किसने लिखा था, मुंशी मोहम्मद काजिम। तो पहले का दूसरा, देखिए एक ही पकड़ने पर आपका आंसर ईजिली निकल जाता है, अगर आपको एक भी पता कोई भी। वहीं पर बात करें अगर तबकात अकबरी की, तो तबकात अकबरी के लेखक थे निज़ामुद्दीन अहमद। कौन, निज़ामुद्दीन अहमद। अगर बात करें हम ये चार चमन की, तो चार चमन के थे ये चंद्र भान बिरहान, ठीक है। और इकबाल नामा जहांगीर की बात करें तो मोहम्मद, ये है मोहम्मद खां, मोहम्मद खां है इसके लेखक। तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो कहाँ से प्राप्त की थी, ये जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से, जौनपुर। आज के टाइम में जौनपुर कहाँ पे है, तो समय में जौनपुर है उत्तर प्रदेश में। तो जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर है, तो आपको याद रखना कि पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में दिए गए कथनों में से व्याख्यान को पढ़ें और सही को चयन करें। तो देखिए सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो ये बात ठीक है। दूसरा, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारियों भी मनसबदारी होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सभी घटनाक्रम बताना है आपको। तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में, 1764 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये बेलोर वाला हुआ था 1806 में, 1806 में। उसके बाद कच्छ का विद्रोह कब हुआ, कच्छ का विद्रोह हुआ 1819 में। वहीं बात करें कोल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1831 में, 1831। वहीं सबसे लास्ट में इसमें कौन सा हुआ, संताल विद्रोह कब हुआ, ये हुआ था 1856 में, सभी जानते होंगे। क्लियर है, तब ये तो है कि सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, सबसे लास्ट में ये चौथा यानी कि संताल विद्रोह हुआ था। तो अब ये 5वां कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब 2 बचे आपके पास में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, कब, 1764 में। तो आपका आंसर आया था ए। क्लियर है, तो आपको सबको डेट की इनके पता होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है आगे क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें इन्होंने फिरंगियों ने एक नीति अपनाई थी कि आप पहले जो अमीर लोग हैं उनको शिक्षा दो, फिर नीचे तक छन के ये नीचे तक गरीबों तक पहुंच जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से ये पहुंचेगी। तो ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट इन पे करो ऊपरी वर्ग पे, तो नीचे तक ये बाद में अपने आप पहुँच जाएगी। तो ये किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। तो ये सलाह किसकी थी, तो ये कौन थे, ये थे बुद्धिजीवी लॉर्ड मैकाले। कौन, लॉर्ड मैकाले। और ये पूछा जाता किसके टाइम पे ये आई थी, तो ये उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम की बात है, बेंटिक। क्लियर है, तो ध्यान रहे कौन सा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कभी यूपीएससी की तरह कन्फ्यूज़ करते हैं, यहाँ पे पी बेंटिक करते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें से मैच करना है लेखक और पुस्तकों का। तो अगर आपको एक भी बता तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। आरसी तक आपको बताया कि इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल लिखी थी। कौन सी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो पहले का आ जाता दूसरा। क्लियर है, अब इसके ऑप्शन में देखेंगे हम तो कहाँ पे है। बाकी अगर बात करें हम J.R. मैकलिन की, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, J.R. मैकलिन ने इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। अगर हम बात करें B.N. गांगुली की, तो इनकी पुस्तक थी इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स 10th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। तो ये इसका आ गया सी का पहला है, इंडियन इकोनॉमिक थॉट 10th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। वहीं बात करें हम बिपिन चंद्रा की, तो बिपिन चंद्रा ने लिखी थी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका चौथे का चौथा आ गया। चलिए देखते हैं पहले का दूसरा जिसमें है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो पहले का दूसरा देखिए एक में ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो देखिए इस पेपर ने सारी की वो ट्रिकें फेल कर दी कि अगर पहले क्या अगर दो आए दो आए तो इसमें से आंसर इसमें से होगा, क्योंकि इसने कहीं पे भी ऐसी कोई ट्रिक ऐसी नहीं दी है। क्लियर है भाई? तो चलिए आगे देखते हैं हम कोई और तरीके देखेंगे, फिलहाल तो पढ़ने में फोकस करो। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मैंने ट्रिक बताई कि 90% अगर क्वेश्चन आए तब, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो कैसे फिर जब ऐसी एग्जामिनर पर फोर्स डाल कर करवाना क्वेश्चन को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए बात कर रहे थे हम जहाँ तक डांगे की, S.A. डांगे, तो इनकी पत्रिका कौन सी थी? द सोशलिस्ट। कौन सी पत्रिका थी? द सोशलिस्ट। तो पहले का आपका चौथा आ गया। तो देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर आपको एक भी पता तो फिर आप निकाल लेंगे। अगर आपको मुजफ्फर अहमद की बुक का पता है, ये फिर पत्रिका का, तो कौन सी थी? नवयुग इन्होंने लिखी थी। कौन सी? नवयुग। वहीं बात करें गुलाम हुसैन की, तो गुलाम हुसैन की थी इंकलाब। गुलाम हुसैन की थी इंकलाब। अगर हम बात करें M. सिंगर बेलू की, तो इनकी कौन सी थी? लेबर किसान गजट। लेबर किसान गजट। तो देखिए अब जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है आगे इनमें से केवल एक या दो पूछ ले और बाकी 2-3 और नहीं दे दे, तो आपको ये पता होनी जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि आप जो PYQ को बहुत अच्छे से करके जाएँ। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी दिशा की ओर अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी है? सॉरी अरावली नहीं, ये किरमावाली पूछ रहा है। सॉरी दिमाग अरावली पे ही है ना, क्योंकि राजस्थान का पढ़ने तो अरावली नया राजा चारों तरफ। फिर यार आप कोई कमेंट मत कर देना कि सर आप लिखा कुछ है आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जब माइंड में बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती हैं ना, तो फिर वही दिखती हैं सपने में भी। तो राजस्थान की जब घटना चक्र मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने स्पेशली बताया था कि आपको कि आप देखें इसको, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाना है। क्लियर है? तो देखिए ये इस तरीके से है। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर बात करें तो हम काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, तो K हो गया, फिर L हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जास्कर श्रेणी आती है। जास्कर श्रेणी की पहले फिर इधर पीर पंजाल आती है। ठीक है, पीर पंजाल, ये होगी पीर पंजाल। उसके बाद में आपकी जास्कर, फिर लद्दाख, फिर ये काराकोरम। क्लियर है? तो P, J और L, K। चलिए नेक्स्ट चलते। तो इसका आंसर आ गया आपका दूसरा वाला, इसका आंसर ठीक है। क्या है? ये दूसरा आंसर ठीक है हमारा, कि सबसे दक्षिणी में पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, उसके बाद सबसे उत्तरी में काराकोरम है। तो भी आंसर इसका हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पालाघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? तो पालाघाट किसके मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई के। तो आपको देखिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ITBP वाला, देखिए अगर बात करें आपसे कि थालघाट कहाँ पर है, उसके बाद में भोरघाट कहाँ पर है, फिर पालघाट कहाँ पर है, तो आपने सुना होगा ITBP। देखिए आई तो अपने ऐसे ही साइलेंट रहने दो इसको, और TBP। ठीक है, ये किराम है इनका, तो ITBP इनका किराम हो गया। ठीक है, थालघाट, भोरघाट और इधर ये सबसे नीचे पालघाट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थालघाट सबसे ऊपर है, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग निकलता है यहाँ से। वहीं उसके नीचे भोरघाट है, मुंबई और पुणे के बीच में निकलता है। वहीं सबसे नीचे पालघाट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्लियर है भाई? ITBP के नाम से आप याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन A और कारण R बताना है इसमें से। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है, क्योंकि कारण क्या? कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। तो ये बात ठीक है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो कच्चे माल को, जो अपना भार नहीं खोता है। तो इसलिए इसका कारखाने कहीं पे भी आपको मिलते हैं कि भारत के अंदर राज्यों में भी इसके कारखाने हैं। तो कथन A सही है और कारण भी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अधिकतर मात्रा में ये कोस्टल एरिया के आसपास में मिलता है, क्योंकि इधर जो है रेसा नहीं टूटता है इसका। ठीक है ना, कपास का। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो इसमें कौन सा था? देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। कौन कौन से थे? आपका एक तो भिलाई था, भिलाई, दुर्गापुर था और राउरकेला था। ठीक है, भिलाई कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। और किनकी मदद से पूछ लेते, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। दुर्गापुर कहाँ पर है? आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए ये राउरकेला बनाया गया था जर्मनी की मदद से। किसकी? जर्मनी की मदद से। वहीं दुर्गापुर की बात करें हम, दुर्गापुर बनाया गया था ब्रिटेन की मदद से, ये ब्रिटेन की। और बात करें ये भिलाई छत्तीसगढ़ वाला, तो भिलाई छत्तीसगढ़ वाला बनाया था USSR की मदद से। USSR यानी कि आज के टाइम के रसिया की मदद से ये बनाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सी रेल लाइन थी ये? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। क्लियर है?
कब दी थी ये? 1999 में दी थी, काफ़ी पुराने ये दी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी ट्रिक इस वाले क्वेश्चन में काम आ जाएगी। तो हमने कहा था कि अगर किसी में पहला मतलब कॉमन दे रखा हो, देखिए इसमें 2 पहले में दे रखा है, 2 पहले में दे रखा है, अब हमारा बी काट देंगे, डी काट देंगे। ये तब करना है आपको अप्लाई जब आपके हाथ खड़े हो चुके हों और आप थक चुके हों और अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो तब ऐसे टाइम में ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक है ये। तो अब आपको पहले का दूसरा मारना है, तो फिर भी देख 50-50 का रेशियो आ गया। अब बात करते हैं हम पॉडजोल मिट्टी की। तो पॉडजोल मिट्टी कहाँ पर होती है? ये होती है शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में। अगर आपको इनमें से एक भी पता है, जैसे लेटराइट का पता है आपको, लेटराइट कहाँ पर होती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो यानी कि उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में होती है। तो अगर आप डी का तीसरा मान लो तो डी के तीसरे में एक में ही आप इसका आंसर इजीली पकड़ सकते हो। फिर क्लियर है। वहीं बात करें बी की, तो चरनोइज्म कहाँ में मिलती है? ये समशीतोष्ण शीत स्टोपी क्षेत्रों में मिलती है। वहीं बात करते हैं हम ये स्पॉटजोल्स की, तो ये मिलती है आर्द्र ये शीत समशीतोष्ण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का परिचालन यानी कि लोक पद्धति द्वारा किया गया है? तो किसका किया गया है? पनामा नहर का किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ठीक है, और इधर है ये साउथ अमेरिका इधर। तो इसके बीच में आपने यहाँ पे देखा होगा ये है पनामा नहर। तो पनामा नहर इस साइड में क्या है आपका? इस साइड में अटलांटिक सी, और इधर क्या? इधर है पैसिफिक ओशियन। तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग का भी काम करता है, अटलांटिक ओशियन के और पैसिफिक ओशियन के। क्लियर है। अब ये देखिए ये बना कब था? ये बना था 1914 में ये बना था ये। क्लियर है, 1914 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? आर्थिक स्तर पर कहाँ पर निकाला गया था? ये रोमानिया में निकाला गया था 1857 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खनिज सूची एलोह धातुओं को दर्शाती है? तो कौन सी इसमें से? देखिए लोहा आ गया, तो इसमें तो ये लोहा ये तो होगा नहीं, कच्चा लोहा ये भी नहीं होगा, उसके बाद में तो ये भी नहीं होगा। तो पहला इसमें निकल हो गया, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम, तो ये एलोह धातुएं हैं। क्लियर है, पहला इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट है कागज़ लुगदी बनाने में कौन सी काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया था? तो आपने देखा होगा खेतों में पॉपुलर ट्री लगाते हैं। पॉपुलर ट्री बड़े बड़े ट्री होते हैं, ठीक है। तो अब इनके पत्ते भी इतने बड़े होते हैं कि अगर खेत में गिर जाते हैं तो ये फसल को बर्बाद करते हैं, मतलब फसल को यहाँ पे ख़राब करते हैं। लेकिन ये अभी लगाते हैं किसके लिए? ये काष्ठीय कच्चा पदार्थ यानी कि इसमें जो कागज़ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है, पॉपुलर ट्रीज़ का। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 22 से मिलाना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। तो पहले का चौथा है एच.सी. मुखर्जी। तो आपका एक में ये आंसर है, आपका ये आंसर निकल जाता है। कौन? एच.सी. मुखर्जी। अब बात कर लेते हैं हम कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे के.एम. मुंशी। ये कांग्रेस समिति के सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये थे कौन? बी.टी. कृष्णाचार्य। अगर बात करें संविधान सभा के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया पैटर्न देखने को मिला है। तो आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने और दोनों के इन्होंने ऑप्शन पहले दे दिए कि इस टाइप के उनके ऑप्शन रहने वाले हैं। क्लियर है। आगे आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे बस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन था कि महिलाएं, दलित, निर्धन व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। दूसरा है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये तो हम गलत कर ही नहीं सकते। तो अब कौन सा सही होगा? देखिए अब ये दूसरा तो गलत हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। तो पहली और दूसरे आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है क्योंकि भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे दूसरा भी कई कारण है जिसके लिए जिम्मेदार है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन बात क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा सही इसको, ठीक है। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जातिवाद क्यों बढ़ रहा? पॉलिटिकल पार्टीज़ हो कह रहा है कि उन्हें जाति के लोगों पर ज़्यादा टारगेट करती हैं जिनकी जनसंख्या खासी है, और फिर उन्हें फिर पॉलिटिकल सिस्टम में लाते हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है, उन्हें फिर मंत्री वगैरह बनाया जाता है। तो ये अलग अलग कई कारण भी हैं इसके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार
धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके, ये देखिए सार्वजनिक स्वच्छता भी है, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद के अधीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है इसमें कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। तो ऐसा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि अगर संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक अगर क्या होगा, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ तो है नहीं वो, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, अब पहला गलत हो तो हमारा देखिए ये ऑप्शन कट गया और ये पहला ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास क्या बचे, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो ये बात ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन इसका ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो हाँ, इसमें ये भंग करने का प्रावधान है, भंग की जा सकती है। नेक्स्ट है, उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसमें 2 माह है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो उसमें 1 माह है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन के लिए यानी 356 के अंतर्गत 2 माह के भीतर होना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जिसमें है वो हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा ये डी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए अध्यादेश, आपको पता है अध्यादेश का ये प्रख्यापन ये राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 123 है। इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श ये करना भी है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। तो ये नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। तो ये सही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके के पैटर्न से आप अवेयर हो जाएं, कभी यूपीएससी की तरह वहाँ पे फिर चुग्गा ना खाएं, क्योंकि यूपीएससी ने जिस तरीके से बार बार चुग्गा देता है बच्चों को, खेलता है एक तरीके से बच्चों के साथ में। तो देखो इस तरीके का पैटर्न हो सकता है आपको भी देखने मिल जाए, क्योंकि 2013 के पेपर में ये स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए कथन और कारण दिए हुए होंगे आपको और आपके आंसर ऊपर ही दिए होंगे, फिर क्वेश्चन नीचे है। आप वहाँ पर तलाश करने की कोशिश ना करें, या फिर वहाँ पे ये कुछ का कुछ ऑप्शन भर के ना आए, बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये, चौथा ये। अब नेक्स्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर आपको इनमें से बताना कोई भी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित किया जाता है। तो ये बात ठीक है, बात ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ये बात ठीक है और व्याख्या भी सही करता है। परोक्ष देखिए कौन कौन वोट डालता है इसमें वोट डालते हैं राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार किए कुटों का सही उत्तर बताना है आपको। देखिए राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा, पहला। दूसरा, तो ये बात ठीक है। दूसरा क्या है कि शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शपथ किस में है? 3री अनुसूची में है। क्लियर है। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन है, ऐसे याद रखो, दुबे। दूसरी में क्या है? वेतन है, ठीक है, दुबे। चलिए शपथ का आपको पता लग गया, तीसरी है। तो देखिए नेक्स्ट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा के समक्ष शपथ लेता है। तो तीसरी बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो चौथी बात भी ठीक है। तो यानी कि इनमें से चारों बातें ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के बाद दिए गए सहायता से आपको चयन करना कौन सा सही है इसमें से। देखिए मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। तो ये बात ठीक है। वैसे ही सेम प्रोसेस केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। तो दूसरी बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। तो ये गलत है, ये इसकी बैठकों में भाग नहीं लेता। चौथा है, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा के नाम परिषद के समक्ष रखवाता है। तो यानी कि ए, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या के बारे में बताना। देखिए तो ये अभी पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको डिस्कस करने से अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। करंट में अगर है तो कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने न्यायाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो किसने कहा था? ये रजनी कोठारी ने कहा था। किसको? जिलाधीश को। न्यायाधीश ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था।
अब रजनी कोठारी की कुछ बुक देख लेते हैं। तो रजनी कोठारी ने बुक लिखी थी जिन्होंने द पोस्ट डेवलपमेंट रीडर और पॉलिटिक्स इन इंडिया, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी। और तीसरा था कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। चौथी थी री थिंकिंग डेमोक्रेसी। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप मेंस में भी इन बुकों को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो कौन से मामले हैं? तो पहला ही है सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति, तो इसमें लिया जाता है। दूसरा है सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। दूसरा ठीक है, सिविल सेवा को पदोन्नति और सेवा में दूसरी सेवा के अवतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। देखिए इसमें स्थानांतरण पर कोई इसका नहीं लिया जाता है परामर्श। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लो कि इनकी नियुक्ति कौन करता है लोक सेवा आयोग की? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है, क्योंकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है देखना है। देखिए मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है, किसी जेल को देख सकता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन कर सकता है, मानव अधिकारों के उल्लंघन का ये सजा नहीं दे सकता है, सजा की केवल सिफारिश कर सकता है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में देखिए कुछ आर्टिकल है आपको बताने। तो देखिए आप इसको जानते हैं, बहुत ही बार इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये रेट से रिलेटेड है। तो अब इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा आपका तीसरा। अब सी का तीसरा आ गया। सी का तीसरा, कुछ रेट निकालने से उच्चतम न्यायालय की शक्ति। वहीं बात करें हम, अब बात करते हैं हम 227 की। 227 में क्या है? उच्च न्यायालय की, क्या है? उच्च न्यायालय की सभी उच्च न्यायालयों, ये उच्च न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। किसमें? 227 में। अब डी का देख लेते हैं। डी का दूसरा, डी का तीसरा, अभी कॉमन बराबर चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि 215 किसमें है? 215 है आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख न्यायालय होना है किसमें? 215 में। और बाकी ये बचा आपका 222। तो ये क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा ये भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अगर प्रक्रिया की बात करें तो कौन से में? 345 आर्टिकल में। वहीं बात करें आपसे कि राजभाषा कौन से भाग में दी गई है। अगर आपसे भाषा के बारे में पूछे राजभाषा कौन से भाग में दी गई है, तो भाग 17 है संविधान का, भाग 17 है। अगर पूछे कि राजभाषा हिंदी पे लिपि देवनागरी है, तो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल में बोला गया है आर्टिकल 343 में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लो। अगर पूछे कि पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो बी जे खरे की अध्यक्षता में। क्लियर है? बी जे खरे की अध्यक्षता में ये बनाया गया था पहला राजभाषा आयोग 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं हम राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि कौन सा सही है इसमें से। तो पहला ही है कि राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना। तो पहली बात ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा है राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए भी निर्वाचन करवाता है। तो ये बात ठीक नहीं है। तीसरा बात ठीक नहीं। तो ये देखिए इसके राज्यपाल के निर्देश नहीं लेता, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि स्वायत्त संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हुआ तो आपका यहाँ से गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों की तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो ये बात भी इसका ठीक नहीं है। तो ये डी भी गलत है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ही है इसमें अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दी गई 2 विधियों का उल्लेख है, पहली चीज़। दूसरा ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये बात गलत है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। कहीं पे भी पहले इसको स्टार्टिंग किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट अब दूसरा गलत हुआ हमारा, डी गलत हो गया और इसके साथ में ये गलत हो गया। ठीक है? पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दिशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए 2 कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, एक तो मनी बिल की कंडीशन में और दूसरा संविधान संशोधन की स्थिति में। ठीक है? तो आपका ये तीसरा वाला भी गलत है। तीसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो चौथी बात भी ठीक है। तो पहला और चौथा इसका आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल धीरे धीरे टफ की ओर जा रहा है। तो एक हमारे फ्रेंड की
कमेंट आया था, तो उसने कहा था कि सर इस लेवल का पेपर नहीं आता, आप जो है पहले 2021 से डिस्कस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी होता क्या है कि आपका अपने हिसाब से माइंड चल रहा, लेकिन हमारी टीम जो डिसाइड किया था कि हम जो है धीरे धीरे लेवल को अप की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इजी देख लोगे, बाद में फिर आप सोल्व कर जाते हो। अगर आपको हम पहले 2021 का पेपर कराए थे तो आप इतना डिमोटिवेट हो जाते, तो हो सकता है कि छोड़ भी देते पेपर को ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है बस, और टेंशन फ्री रहना और हमारे ऊपर छोड़ दो ये, जिस तरीके से हम करा रहे हैं ना। बाकी आपकी कोई अगर सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की ये व्यवस्था के त्रिपूर्ण युग्म को पहचानना है आपको। तो इंदिरा गांधी, ये शाहीनबाग, ये है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये चिकनी परत से रिलेटेड। दूसरा देखते हैं, ये विशाखाबाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड है। तीसरा मेनकाबाद आर्टिकल 14, 19 और 21 में परस्पर अपमर्जी नहीं है, इससे रिलेटेड था। चौथा आपका यह है बेला बनर्जी विवाद, ये विदेश यात्रा से संबंधित नहीं था, तो ये यहाँ आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बयान के बाद जो मान्यता दी गई है, बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है। तो कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है? देखिए बयान क्या है, 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि मान्यता क्या है कि प्रथम भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो पहले ये ठीक हो गया, तो पहले तो सही है। दूसरा, सरकार के पास अभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो पहला इसमें ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो कौन कौन सी थी? देखिए तेंदुलकर समिति भी थी और आपकी लकड़वाला समिति भी थी। उसके पहले भी कई समिति बनी थी, जैसे क्या योजना आयोग कार्य समूह बना 1962 में, दांडेरकर और एन रथ बना था 1971 में। अलग समिति बनी थी एक 1979 में। लकड़वाला समिति आपको पता 1993 में बनी थी। तेंदुलकर समिति बनी थी 2009 में। रंगराजन समिति बनी 2014 में। क्लियर है, बाद में बनी रंगराजन समिति। अब देखिए तेंदुलकर समिति ने क्या कहा था? तेंदुलकर समिति बोल रही कि जो भी व्यक्ति रूरल क्षेत्र में कितना 1000 रुपये प्रति माह, नहीं यहाँ पर रूरल क्षेत्र में था 816 रुपये प्रति माह खर्च करेगा, या फिर अगर अर्बन क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में अगर वो 1000 रुपये प्रति माह खर्च करेगा, यानी कि डेली का अगर देख लिया जाए आप, तो डेली का 33 रुपये आ रहा है, डेली का 33 रुपये, और गाँव में डेली का कितना आ रहा है? डेली का 27 रुपये अगर खर्च करेगा, तो उसे हम गरीब नहीं मानेंगे, यानी कि उसके जो नीचे खर्च करेगा उसे ही हम गरीब मानेंगे। क्लियर है। और दूसरी बात, रंगराजन समिति ने क्या कहा था? रंगराजन समिति ने भी इसी तरीके से रुपये के अनुमान लगा के वो बताया था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता कभी भी कि तेंदुलकर समिति द्वारा रूरल क्षेत्र में कितने रुपये खर्च करने की बात की गई थी, कितने रुपये खर्च से अगर नीचे माना जाएगा तो 816, अगर अर्बन क्षेत्र में देखा जाए तो आइए 1000, डेली का 27 और 33 था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछना, तो ये आरपीएससी का फंडामेंटल राइट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता था, एक दो क्वेश्चन पूछा गया कि योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है क्या? तो पहला तो ये मूल्य कृषि मूल्यों पर स्थिरता सुनिश्चित करती है। दूसरा, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य प्रोवाइड कराती है। तीसरा, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण करती है। तो तीसरा भी ठीक है, तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है इसमें। तो देखिए कौन सी सरकारी नीति और कौन से वर्ष ये लाई गई थी? तो सबसे पहले देखिए कौन सी आई थी? सूचना तकनीक नीति। कब आई थी ये आई थी 2000 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सूचना तकनीक नीति 2000 में आई, तो पहले देखिए इसमें ऑप्शन इसमें ही पहले में पकड़ा गया। दूसरी बात करें, खनिज नीति कब आई थी? खनिज नीति आई थी 2011 में। होटल नीति कब आई थी? 2006 में। काफ़ी पुरानी नीति हो गई, अभी इनका कोई मुझे लगता मतलब नहीं है। ये आई थी औद्योगिक नीति 2010 में। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो कौन सा है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को मानते हैं हम। क्या? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक वृद्धि का परिचायक मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? देखिए अगर कुल व्यय आपका राजकोषीय प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्त हो, अगर फिर भी उनसे भी ज़्यादा हो रहा तो ये होता है ये आपका राजकोषीय घाटा, यानी कि जिसको भुगताने के लिए आपको ऋण लेने की ज़रूरत पड़े, तो ये होता है राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्ष 2012-13 के बजट के अनुमानों
अनुदानों पर दिए गए व्यय के लिए बताना है आपको। देखिए करंट का उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन है। अभी आपको हम बजट इकोनॉमिक सर्वे कराया है, उसमें हमने ये चीज़ें कवर कराई हैं। बाकी और अच्छे से डीपली करा देंगे, तो आपको इसमें देखना नहीं है इस क्वेश्चन को, बस ये देखना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है? अब देखिए आधार वर्ष क्या है, अगर आधार वर्ष पूछे इसका तो आधार वर्ष है 2011-12। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार नीति 2009 और 14 का लक्ष्य क्या था? तो देखिए इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि देखिए अगर सब जगह ए दिया हुआ तो ये तो आंसर में रहने वाला है, तो अब आपको ये कट कर देना है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बी 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 3 जगह दे रखा, तो बी, अब हम यहाँ से सी को कट कर सकते हैं। हमारे पास ए बी बचा और ये ए बी सी बचा, तो सी को भी देखें, सी 3-4 जगह दे रखा है, तो हम इसमें आंसर क्या मारेंगे अपना? ज़्यादातर चांसेस में रहेगा हम आंसर रहेगा कि तीनों ये आ जाएंगे। फिर भी देखते हैं। देखिए ये जस्ट एक ट्रिक है, सबसे लास्ट में खेलनी जब आपके पास में टाइम कम बचे और आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो 99% आपको कह सकता हूँ कि आपको 50-50 का रेशियो तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो 5 सही होंगे आपके। देखिए उसमें भी फ़ायदा रहेगा आपको, 2 से 3 क्वेश्चन का फ़ायदा आ जाएगा नेगेटिव कटने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैश्विक व्यापार में भारत का अंश 2020 तक 2 गुना करना था, पहली बात। दूसरा, प्रतिवर्ष निर्यात में 25% तक की वृद्धि करनी थी। तीसरा, 2014 तक वस्तुओं सेवाओं के निर्यात को 2 गुना करना था। अभी हमने जो करंट का कराया है, करंट की सीरीज़, तो उसमें आर्थिक परिदृश्य में हमने कराया कि अभी भारत कितना सेवा निर्यात करता है, कितना सेवा आयात करता है, कितना पण्य का निर्यात करता है, यानी वस्तुओं का निर्यात करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार करंट अफेयर की वो पूरी सीरीज़ देख लो, 5 वीडियो हैं उसमें, पूरे साल का करंट अफेयर कराया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमने बताया भी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पूछता है। ठीक है? तो इसमें तीनों देखिए इसके आंसर हैं, तो आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? हमें तो कुछ भी कारण नहीं पता, सब कुछ करो, 0 आंसर है हमारे, है ना। फिर भी हम जानते हैं, देखिए ए यहाँ पर 3 जगह इधर रखा, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है? ये डी हमने कट कर दिया। ये मेरी खुद की ट्रिक है जो आपको सीखनी है और अपने नंबर इंक्रीज़ करने हैं। इसलिए मेरा हर बार जो प्रीलिम्स होता है तो उनमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी ये ट्रिक सीखा कि मैं कुछ क्वेश्चन को बिना आए भी सोल्व कर देता हूँ। ठीक है? तो अब आप देख लिए, देखिए इसमें आपका आंसर ये ए रहने वाला है। दूसरा देखिए, विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह और ये बाह्य प्रवाह, तो आपको कुछ भी नहीं पता, सपोज करो ए सही है। बी की बात कर लेते हैं, विदेशी पूंजी बाजार में उच्चावचन, तो बी भी देखिए यहाँ पे बी जगह देगा, तो अभी हम सी को कट कर देंगे। यहाँ तक तो पहुँचे कि नहीं पहुँचे आप, उसके बाद में हम देख लेंगे फिर आगे कि देखिए सी 3 जगह देगा, सी भी आंसर हम मान लेंगे। तो हमारा, मैं देखो तुक्का आंसर मैं अपना सी मारूंगा इसका। तो देखिए मैं ये नहीं कि तुक्का मास्टर हूँ मैं ये है कि मतलब कुछ 4-5 क्वेश्चन अपने ऐसे ही सोल्व कर लेता हूँ, मतलब ईजिली, जो बिना अगर जीरो भी जानकारी है इसमें, जीरो जानकारी है अगर आपको, तब कैसे सोल्व कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर आपका देखिए 100% सी होगा। चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी कि सी आंसर इसका आ गया। क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन आप इस टाइप के ट्रिक से करते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 में आपका लग जाएगा। अगर सपोज को 2 महीने लगो तो आप नीचे कमेंट में फिर उल्टा सीधा लिखने स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कहूँगा 7 आपके सही हो जाएंगे, तो 3 उसमें से हो सकता है कि गलत भी हो जाए। फिर भी आप फ़ायदे में है कि नहीं है? ना अटैम्प्ट करने से अच्छा आप इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आगे, भौतिक विज्ञान। देखिए लाइट एमिटिंग यानी कि डायोड, एलईडी लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी कि सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी अवधि तक सेवा प्रदान करते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि क्या एलईडी, अब दुनिया एलईडी को बढ़ावा दे रही है, भारत में बहुत ज़्यादा एलईडी को बढ़ावा दे रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो इसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये बात ठीक हो गई। दूसरी बात करें कि एलईडी लैंप ये सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दोनों बातें स्टेटमेंट अगर ऐसा कहीं भी आपको पॉजिटिव लगे तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव अपने इनके लिए पॉजिटिव यूज़ करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, दोनों सही है, एक कथन भी सही है और दूसरा भी सही है। तो देखिए ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट में अधिकतर स्टेटमेंट वो सही होते हैं। अगर जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सी बात कह रहा है कोई, सामान्य की बात कह रहा है, तो आपको उसको सही मानना होता है। कुछ भी ये टफ नहीं होते, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फैक्ट से रिलेटेड का, अगर इसमें फैक्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे दिया, तब आपको फैक्ट चेक करना रहता है। क्लियर है? अदरवाइज उस स्टेटमेंट को आप सही मान के चलें तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है। कुछ युक्तियाँ दी हैं और उनसे संबंधित ऊर्जा रूपांतरण कैसे कैसे करता है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वहीं पे इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो विद्युत से यांत्रिक बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत से यांत्रिक बनाता है।
डीजल इंजन, देखिए डीजल इंजन का यहाँ पर क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये यहाँ पर प्रकाश से विद्युत कर रहा है, तो तीसरा गलत हो गया। वहीं पर सौर सेल की बात करें तो सौर सेल क्या करता है, सौर सेल करता है आपका रासायनिक से यांत्रिक करता है क्या, तो ये नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑलरेडी सोलर सेल में प्रकाश होता है तो काय में बदलता है। तो आपने देखा होगा आपके घरों में सोलर पैनल लगे होंगे, तो प्रकाश तो मिल रहा है वहाँ पे सूर्य से, तो प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा किस में बदल रहा है, वो विद्युत में बदल रहा है। तो जिससे आप बैटरी वगैरह चार्ज करते रहते हैं और मूवी देखते रहते हैं या फिर कुछ और काम करते रहते हैं उससे, ठीक है। तो ये डी भी गलत हो गया आपका। तो पहला और दूसरा इसमें स्टेटमेंट आपका ठीक है, क्लियर है। तो पहला और दूसरा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है नैनोद्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, तो ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, इसमें घर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि मॉडम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडम कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। मॉडम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, नहीं करता है। मॉडम प्रचलन तंत्र होता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या ठीक है कि मॉडम एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो इसका डी आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गैसों को प्रमुख घटक से मिलाना है, तो देखिए पहला क्या है इसमें, पहला है सीएनजी। प्रमुख घटक क्या है इसका, प्रमुख घटक है इसका सीएनजी में क्या होता है, मीथेन और एथेन होता है। तो पहले का तीसरा आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं एलपीजी की हम। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का आपको याद करना चाहिए, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस में होता है आपका हाइड्रोजन मीथेन। तो मुख्यतः दो बड़ी बड़ी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और मीथेन। अगर बात करें हम वाटर गैस की, तो वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन ये मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। चलिए देख लेते हैं हम, ए का आपका तीसरा और बी का दूसरा। तो इसमें चेक करते हैं, ए का तीसरा है और बी का दूसरा है, तो आपका ये आंसर आ जाता है, और सी का चौथा, ये आपका आंसर आ जाता है सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं कि उसके संबंधियों का रक्तदान हेतु किया जाता है। तो रक्त समूह किस प्रकार पाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं क्या ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद है देखिए पहला भी कॉमन है, बट 2 यहाँ पे ये हमारा हो सकता है ट्रिक फेल हो जाए कि 2 हम हो सकता है फिर 2 को ट्रिक करते, 2 के साथ में तीसरा आता, फिर 2 के साथ में तीसरा, पहला भी लेकिन 2 जगह, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो कौन सा रक्त समूह दिया जाता है इसमें, तो देखिए पहले दिया जा सकता है ओ पाया जा सकता है इसमें, कौन से ये पाए जा सकते हैं इनमें सगे संबंधियों में, ओ पाया जाएगा, और दूसरा पाया जा सकता है ए पाया जा सकता है, और उसके बाद में ओ पुत्री में पाया जा सकता है, ए भी नहीं पाया जाएगा इसमें। तो हमारा आंसर आएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक हम लगा सकते हैं वाली कि हमें कुछ भी पता है कि कौन सा सही पूछ रहा है। तो देखिए एक ये देखते हैं हम बाद में, पहले देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा। देखिए 1-1-2 में है, तो 1-1 में से हो सकता है आंसर हो जाए, 1-1 में से हो सकता है आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 2, देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका, क्लियर है। अब 2 वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद 3 यहाँ पर भी कॉमन है, तो हो सकता है 3 आंसर हो जाए। उसके बाद देखते हैं 4 यहाँ पे 2 जगह, तो हो सकता है 4 भी आंसर हो, बट 4 इसमें आंसर नहीं है, तो 4 इसमें आंसर है। तो 1-1 इसमें भी आंसर है, तो ये 2 जगह हो गया, तो दूसरे आंसर के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। 4 क्योंकि 4 भी 2 जगह है, उसके बाद 1-1 भी 2 जगह है, तो इन्हें तो लेना ही है। तो अब देख लेते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तब बता रहा हूँ, ये ऐसे कोई मतलब 100% अप्लाई नहीं होते, लेकिन हाँ कॉमन सेंस तक आप पहुँच सकते हो। जैसे क्या, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो देखना फिर आपको, अगर जनरल सा स्टेटमेंट है वो देखना फिर आपको। जैसे क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, तो ये भाग होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, तो हो सकता है। तीसरा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, तो ये ऐसा कैन नोट, ये यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कि यूपीएससी में अगर कैन नोट या शुड नोट इस टाइप का कुछ आंसर, नेगेटिव आंसर आप ये स्टेटमेंट दिखाई दे तो आपको काटना रहता है। तो नेगेटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये कट गए, और यहाँ पे भी एक में, तो आपका आंसर इजीली आप निकाल सकते थे यूपीएससी की ट्रिक से भी, ठीक है। तो ये आंसर काट दिया जाएगा। नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, भारत चांद पर नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटीज हर कहीं होती हैं, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यून रोग उत्पन्न होते हैं, तो ये बात ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से सॉल्व करके बताता हूँ। तो इस ट्रिक में देखिए आपकी ट्रिक यहाँ पे इसने फिल करने की कोशिश करी थी। मैंने कहा था कि अगर 2 बगल में कोई भी कॉमन दे हुआ तो आंसर उसमें से रहता है, एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज़ करता है।
लेकिन यहाँ पर 2 1 1 यहाँ पे भी दे रखा है और 4 4 यहाँ पे भी दे रखा है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो आंसर तो यहाँ से रहने वाला है अब इसका। तो हम ये पहला और ये काट देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या दिया, नेक्स्ट 2 2 यहाँ पे भी दिया और 3 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी आंसर लेना है, या तो 2 मानो या 3 मानो। सपोज करो यहाँ पर तो 50-50 पे आ गए, नहीं आ गए आप बिना कुछ जाने आप 50-50 पे आ गए। अगर आपको एक भी बताए तो आप इजीली फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी आप कोई भी मार्कर आ जाए तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है उससे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते। देखिए अष्टिया और यहाँ पर नाम बताए गए हैं। तो पहला है बेस्ट ब्रोन। तो बेस्ट ब्रोन किससे, ये स्टर्म से रिलेटेड है। किससे, स्टर्म से। तो पहले का चौथा आ गया। दूसरी बात करें कॉलर बोन। कॉलर बोन किससे, तो ये क्लेविकल से रिलेटेड है, क्लेविकल। वहीं बात करें नी कैप की, तो नी कैप है आपकी पटेलर से रिलेटेड। वहीं बात करें शोल्डर ब्लेड, तो ये शोल्डर ब्लेड आपके रिलेटेड है इसके पुलस है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया इसका। इसका आंसर आ जाता है आपका सी। तो सी आपका आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा कथन इनमें सत्य है। तो पहला है देखिए, तो कौन सा कथन सत्य है देखना केवल आपको। तो ये नैनोकण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। तो ये बी आंसर इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने अंतरिक्ष में युग में प्रवेश कब किया था। तो ये किसके द्वारा किया था, तो आर्यभट्ट के परीक्षापण से किया था। कब किया था, 19 अप्रैल। आपको डेट पता होनी चाहिए, 19 अप्रैल 1975 को किया था ये, 19 अप्रैल 1975 को किया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको क्वेश्चन में कराया, पार्ट कराया करंट अफेयर का। तो उसको आप देख लीजिए वैज्ञानिक परिदृश्य के नाम से। तो देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से जाना जाता है किस नाम से, तो सैन्य संचार हेतु के नाम से ही जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ जाएगा कि भारत की सतह से वायु की मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो सतह से वायु की ओर मिसाइल मार करती है त्रिशूल। वहीं पर बात करें अग्नि की, तो ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कैसी है, सरफेस टू सरफेस। अब पृथ्वी की बात करें तो ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें कथन ए और कारण आर DNA फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार विवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कारण क्या है इसका, DNA परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर्य के नमूने पर्याप्त होते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक है और इसका ये स्पष्टीकरण भी ठीक करता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है सिलेन, ये सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं किसके, ये कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये देखें, ये आपको ये लिंक करने कौन सा एक्ट कब पारित किया गया था, कौन से किससे रिलेटेड। आपने देखा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1972 में। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो 1986 में पारित किया गया था। वहीं पर बात करें जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों से संबंधित, तो एक पारित किया गया था 2013 में पारित किया गया था। उसके बाद वन संरक्षण की बात करें तो वन संरक्षण की नीति आई थी 1988 में। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाता है ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्क वे संरक्षण के लिए उनमें से बने गए वन्य जीवों की सूची बतानी है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव कौन कौन से हैं, किसमें कौन कौन से। तो बांदीपुर कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में। तो ये क्या है, ये है बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पे, बाघ अभ्यारण्य है, ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक। वहीं पर बात करें काजीरंगा, काजीरंगा आसाम में है। आसाम में ये क्या है, काजीरंगा है एकल ये सुरंग गैंडा अभ्यारण्य, यहाँ पे गैंडे पाए जाते हैं। ये हो गया बी का तीसरा। तो बी का तीसरा आपका देखिए एक में ही है, पहले का पहला हो गया। उसके बाद में सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, तो ये किस लिए, यहाँ पर जेबमंडल बे बाघ अभ्यारण्य है। जेबमंडल बे बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। वहीं बात करें सिमलीपाला उड़ीसा, तो ये क्या है, ये हाथी अभ्यारण्य है, ये उड़ीसा में हाथी अभ्यारण्य है। तो आपका आंसर आ गया ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 68 क्वेश्चन है कि कथनों पर आपको विचार करना। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ, ये बात ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने से संबंधित है, ये बात भी ठीक है। उसके बाद मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस से 5 गुना अधिक प्रभावी है, तो ये बात आपके ठीक नहीं है। तो पहला और दूसरा ये ठीक है। क्लियर। तो क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कब आया था, 1 दिसंबर 1997 को, 1997 को ये आया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अंडर में, तो UNFCCC। क्लियर है। चलिए ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में हॉटस्पॉट पूछ रहा है कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से भारत में, देखिए एक तो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है, 2 और हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं। तो इनमें से आपका आंसर आ गया बी। तो हॉटस्पॉट ये शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था नॉर्मन मेयर्स द्वारा 1988 में। अब भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट है, एक तो हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया और सुंडा लैंड हो गया। 4 आपको याद कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए राजस्थान की मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम कल से राजस्थान स्पेशल की दिशा बुक ये कराने जा रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। दिशा पब्लिकेशन की बुक का आपको पता ही है कि उसने 2 बुक्स मार्केट में उतारी हैं, जिसमें क्या पहली बुक जो आपने देखा होगा ग्रीन कवर की है, उसमें 32 साल के पेपर दिए हुए हैं, काय के आरपीएससी ने जो कराए हैं और आरएसएसबी बोर्ड ने जो कराए हैं और विभागीय परीक्षाएं जो भी होती हैं, जिसमें से क्या ईओ हो गया, आरओ हो गया और सीईटी हो गया, एईएन हो गया, जेईएन हो गया, रीट हो गया, एलडीसी हो गया, जितने भी अब तक पेपर कराए गए हैं इन 32 सालों में 1992 से लेकर अब तक 2022 तक। तो उसमें पहली बुक में हम कवर करेंगे भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, 3 सब्जेक्ट रहेंगे। दूसरी बुक रहेगी उसकी, तो दूसरी बुक में रहेगा आपका राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। तो भाई इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों को लिंक शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आने वाली क्लास की जानकारी मिल जाए। क्लियर है? इससे आपके प्रीलिम्स की 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप उसके बाद 100% प्रीलिम्स अपना पास कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था कि नवगठित राज्य नव प्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो BS व्यास थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह देखिए बताने हैं, तो आपको कालानुक्रम बताना है इनको कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो पहला युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था। कब? 1527 में हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में, यानी कि BR के बीच में 1557 को हुआ था। क्लियर है? उसके बाद में देखते हैं हम ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में हुआ था। किसके बीच में? महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में हुआ था। MA के बीच में ये हुआ था युद्ध। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो इनमें सबसे पहले हुआ था, ये 1527 से पहले हुआ था भटेनर का युद्ध। क्लियर है? भटेनर का युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था आपका ये खानवा का, उसके बाद सुमेलगिरी का, सबसे लास्ट में ये हुआ था हल्दी घाटी का। तो आपका B इसका आंसर आ जाता है। सॉरी, इसका ये हल्दी घाटी का सबसे बाद में है, तो पहले सबसे पहले ये भटेनगर का है, तो भटेनगर पहले आ गया और D सबसे बाद में आ गया, तो आपका A आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और दिए गए कोटों का सही इस्तेमाल बताना है आपको, तो करना है। तो देखिए पहले आपका क्या हुआ कि इसमें ये देखिए शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं, ये बात ठीक है। शुष्क सागवान के पूछा था कि कौन कौन से जिलों में है, तो दक्षिणी जिलों में है ये। दूसरा, सागवान के वन 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा देखते हैं, माउंट आबू उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर हो सकता है वन पाए जाते हो। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, तो यहाँ पर कटीले वन है, तो ये गलत है। तो D जिसमें आगे गलत है ये, और पहला दूसरा तीसरा ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 में लाई गई है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से प्रारंभ में आने वाले 5 सालों में 1 लाख मकान निर्माण का लक्ष्य है, तो ये बात जो है गलत है। क्लियर है? ये पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011-12 में राजस्थान के राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात कितना है? तो देखिए ये आपको हमने करा दिया है बजट में, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, तो पूरी डिटेल से हमने क्लास ली थी बजट इकोनॉमिक सर्वे की। मैंने कहा था कि राजकोषीय घाटे का पूछा जाता है, फिजिकल डेफिसिट का रुपये में बताओ और फिजिकल डेफिसिट आप फिर परसेंटेज में बताना है, तो दोनों आपको बताने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों और तारीमारा और अलसी शामिल है, तो दोनों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, लिफ्ट योजना और पीने के पानी की आपूर्ति कहाँ पर होती है, तो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले कंबर सैन लिफ्ट योजना, ये कंबर सैन लिफ्ट नहर कहाँ पर है? ये है आपके बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर आ गया। और गंदेली साहिब लिफ्ट कहाँ पे? तो गंदेली है चुरू में, गंदेली चुरू हो गया। अगर राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी कहाँ पे? ये है जोधपुर में। अगर गजनेर की बात करें तो गजनेर है नागौर में। तो क्या आ गया आपका? गजनेर, ये आपका आंसर आ गया C। क्लियर है? C आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन 1922 में समझौता किया। ये बात ठीक है, बट बिजोलिया जमींदारों ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। देखिए ये कारण और कथन दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों बातें हैं ठीक, तो इनमें से हमारा आंसर आ जाता है B। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से 1-2 फैक्ट और देख लो। देखिए बिजोलिया आंदोलन यहाँ का बड़ा आंदोलन था, किसान आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में हुआ था ये बिजोलिया आंदोलन। अब ये कृषक पहला आंदोलन था जो यहाँ पे हुआ था भारत में 1897 में। कब? 1897 में। आपसे पूछा जाता पिछली बार पेपर में कि ये बताइए कि कौन सा आंदोलन भारत में सबसे पुराना कृषक आंदोलन है, तो आपको पता होना चाहिए ये कृषक आंदोलन है जो राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था 1897 में। क्लियर है?
अब इसका इसका देखिए कौन थे इस टाइम पे, तो ये अशोक परमार थे जिन्होंने ये कर कितनी बढ़ाई थी। तो इन्होंने अलग अलग शासकों ने ये कर बढ़ाए थे यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन इससे जुड़ा हुआ था, तो देखिए विजय सिंह पथिक इससे जुड़े हुए थे, जिन्हें बाद में किसानों ने महात्मा की पदवी दी थी। कौन? विजय सिंह पाठक। और इसी टाइम पे एक अखबार निकाला गया था प्रताप के नाम से। प्रताप अखबार पूछा जाएगा आपसे किसने निकाला था, तो प्रताप अखबार निकाला था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा अखबार निकाला गया था। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अखबार निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, तो उनका कैलेंडर वर्ष के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले किसका होता है? देखिए सबसे पहले ऊँट महोत्सव होता है बीकानेर में, पता होना चाहिए आपको ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। उसके बाद में होता है आपका ये होता है मरु उत्सव जैसलमेर में। मरु उत्सव जैसलमेर में होता है। और वहीं पर फिर बात करते हैं, उसके बाद होता है हाथी उत्सव जयपुर में। और ये बाद में होता है सबसे लास्ट में ग्रीष्म उत्सव, ये उत्सव माउंट आबू में। वहीं कुछ और उत्सव हैं, ज़्यादा दशहरा उत्सव हो गया कोटा में होता है। क्लियर है? और पुष्कर हो गया। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अजमेर में। अजमेर में लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्वात का विषय क्या है? तो ये मारवाड़ के राठौर से है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये क्या है? चुपा है क्या? चुपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दांतों में पहना जाता है। ये कौन सा आभूषण है अभी? ये दांतों में पहना जाता है, तो चुपा नाम है। सिर के आभूषण कौन से? तो देखिए शीश फूल हो गया, यार बात है, फूल सिर पे लगेगा। सुरमेड़ यानी कि सुर से सिर है ना। और ललाट के आभूषण कौन से? बोरला, टीका, फेड़ी और रखड़ी और मेबड़ी। बाहर के लोग आभूषणों के चक्कर में ना पड़े, एक दो क्वेश्चन का करंट से कहीं और से देख लें। अगर वो आभूषणों में हिलक गए तो फिर वो पीटी उनका राम नाम सत्या होना है। तो इससे बच कर रहना थोड़ा सा, या फिर देखना तो सबसे लास्ट में देखना है, क्योंकि आप इसका सोल्व नहीं कर सकते जो राजस्थान से बाहर के हैं। तो आप जहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वहाँ से क्लियर करके अपना पीटी क्वालिफाई करें। ठीक है, 100% मार्क्स नहीं लाने होते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 कि राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची दी गई है, तो कौन सी महिला कहाँ से रिलेटेड जो बताना। देखिए सावित्री घाटी कहाँ? ये है उदयपुर। ये कहाँ से? उदयपुर, ये नहीं उदयपुर से नहीं, जोधपुर से थी। अगर भगवती देवी की बात करें हम, तो भगवती देवी थी उदयपुर से। ठीक है, भगवती देवी उदयपुर से थी। और उसके बाद हम बात करें लक्ष्मी देवी की, तो लक्ष्मी देवी थी बीकानेर से। लक्ष्मी देवी कहाँ से थी? बीकानेर से। अगर ये कुसुम गुप्ता की बात करें तो कुसुम गुप्ता थी कोटा से। तो आपको याद रखना, देखिए कैसे कुसुम कैसे कोटा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ये सी, पहले का दूसरा, यानी ये सावित्री थी कहाँ से? जोधपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकबद्ध जिसकी ये डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो क्या है वो? तो यह है आपका रबलों की मादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो क्या नाम था इसका? सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है। क्लियर है? देखिए अगर बात करें जहांगीर के महल पुष्कर में, राजमहल जयपुर में और हवा महल जयपुर। तो जयपुर में राजमहल किसने बताया था? सवाई माधो सिंह ने। अगर बात करें हवा महल तो महाराजा प्रताप सिंह ने। और जंग निवास उदयपुर में जगत सिंह द्वारा। वहीं बात करें सरिस्का महल, ये सरिस्का ड्यूक ऑफ कौन स्वागत में निर्मित कराया गया था। उम्मद महल कहाँ? जोधपुर में उम्मेद सिंह द्वारा। राणा कुंभ महल चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभ द्वारा। राम महल ये है आपका रामबाग महल पैलेस है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान रत्न 2013 से सम्मानित व्यक्तियों की सूची बताइए। तो देखिए पुराना क्वेश्चन है, अब हम करंट में जो भी है डिस्कस करेंगे, तो इसको हम नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, समाजों एवं उनके पवित्र माने जाने वाले पेड़ों की सूची बताइए। तो देखिए मुंडा द्वारा कौन सा पेड़ माना गया था? मुंडा का महुआ, मैं से मुंडा मैं से महुआ। क्लियर है? उसके बाद में बिश्नोई आपको पता है खेजड़ी वृक्ष को। उड़ीसा की जनजातियाँ कौन से उसको मानती हैं? उड़ीसा की जनजातियाँ इमली की। अगर बुद्धा, तो बुद्धा आपको पता है पीपल। अगर आपको एक भी पता है, सपोज करो डी का भी पता है ना आपको पीपल, तो आप उसका आंसर लगा देंगे आराम से सी। क्लियर है? सी आप इसका आंसर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट में देखिए एक तरफ तो अरावली के शिखर हैं, दूसरी तरफ जिला है।
तो आपको अगर एक भी पता है इसमें से, यहाँ शेर का पता है आपको, शेर कहाँ पे है, सिरोही में है, तो शेर हो गया सिरोही, बी का पहला, तो बी का पहला केवल एक में ही है, आप आंसर निकाल लोगे। अगर जरगा की बात करें तो जरगा आपको पता है कि उदयपुर में है, जरगा कहाँ पे, उदयपुर में। अगर जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ कहाँ पे, जयपुर में, जैसे जय, ठीक है, जरगा उदयपुर में। वहीं पर बात करें अगर रघुनाथगढ़ की, रघुनाथगढ़ है सीकर में, तो पहले का दूसरा, यानी कि ये आपका आंसर ये आ जाता है। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है कहाँ पे, तो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के पास ये फैला हुआ है, क्या, बृहद सीमांत भ्रंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बताना है आपको। कौन कौन से शहर, गंगानगर, कोटा, जयपुर, माउंट आबू। और यहाँ पे देखिए शहरों का वो भी दिया हुआ कि कौन सा शहर की कौन सी ये लाइन है। क्लियर है, तो इसके हिसाब से देखें आप, तो देखिए जैसे आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और आपका और इधर जो वर्षा कम होती चली जाती है। क्लियर, तो इसी के हिसाब से और इधर देखें तो आप कौन सा सबसे ज़्यादा है इसमें, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है आपका गंगानगर में। तो गंगानगर कहाँ है, सबसे मतलब चौथे पे होगा, तो एक आपका आ जाएगा, एक है चौथा। तो एक का चौथा देखिए किस में है, तो एक का चौथा एक में ही है, देखिए एक का चौथा इसमें आ गया, ठीक है। बी का तीसरा आ जाएगा, फिर सी का दूसरा, डी का पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में है कि राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति बताई गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए हमने अपने राजस्थान के मैप की क्लास में पूरा राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर किसी को जाना है तो राजस्थान स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकता है बहुत ही अच्छे से। देखिए अगर कुछ लोग आप कहेंगे कि सर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए हैं, अब मैप चेंज हो गया, तो देखिए आपसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, तो जिस तरीके से अभी चीज़ें बदली हैं तो एकदम से वो सारी बुक्स में अभी नहीं आने का है, और आएगा भी तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको अभी भी जो ज्योग्राफी पढ़ना है वो पिछले हिसाब से पढ़ना है अभी तक के एग्जाम में भी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, बुक्स में बहुत ज़्यादा फेरबदल होगा। अभी जिले बनेंगे उसके बाद में फेरबदल होगा, फिर आगे से वो हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। अभी तक जो भी हमने कराया है आप उसी को मान के चलें। आप अगर बाद में तो आप बता सकते हैं हाँ फिर सर आपने ये बताया, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी जो हमारा गाइडेंस तो मतलब उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि आप अभी ज्योग्राफी को पिछले आधारों पर ही पढ़ें। तो वन्यजीव ये बताने हैं, वन्यजीव बढ़ना है आपको कि कहाँ पर कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, देखिए पहले पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जयपुर है, जयपुर में कौन सा है, तो जयपुर में नाहरगढ़, जयपुर में नाहरगढ़ है। क्लियर है, नाहरगढ़ हो गया आपका जयपुर। तो दूसरा बात करें हम भरतपुर कहाँ पे, देखिए पूर्वी साइड में भरतपुर है, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया। तो ये भरतपुर में क्या है, तो यहाँ पे है बरेड़ा के नाम से भरतपुर में है। क्लियर है। अब बात करें फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर है, फुलवाड़ी की नाल है आपकी कौन से जिले में, ये उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले कहाँ पे, आपके यहाँ पे है, फुलवाड़ी की नाल है यहाँ पे। क्लियर है, ये क्या, फुलवाड़ी की नाल। अगर हम वहीं पर बात करें हम चौथे नंबर पे ये कौन सा जिला है, इधर है चित्तौड़गढ़। ये कौन सा रह गया लास्ट में, कौन सा रह गया, ये रह गया आपका लास्ट में सीता माता। इधर चौथे पे सीता माता है। सीता माता कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में सीता माता, ठीक है, सीता माता है इधर ये। तो आपको अगर आपके राज्य की लोकेशन पता है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पता है तो बहुत सारे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या, कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, किस साइड में वर्षा कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है, कहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है, किसका बॉर्डर किससे लगता है ना, तो क्लाइमेट कहाँ पर किस टाइप का है, तो और कहाँ पर कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा उद्योग मिल सकता है। तो ये सारे जब आपको पता होगा कि देखिए पाकिस्तान से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, कौन कौन से 4 जिले हैं जिसकी सीमा लगती है, किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, किसकी सबसे कम लगती है, ये फिर बात करें आपकी यूपी से किसकी सीमा लगती है, इधर पंजाब से किसकी सीमा लगती है। तो सारे अगर आपको बहुत अच्छे से मैप पता तो आप सारे तभी कर पाते हैं। चलिए तो इसका आंसर सी आ गया। तो मैप को आप बहुत अच्छे से देख लें, अदरवाइज़ हमारी ये क्लास देख सकते हैं मैप की, राजस्थान मैप कराया हुआ है इसमें बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 कि बताना है कि इसमें ये सीसा जस्ता क्षेत्र और जिला बताना। देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, तो देवारी क्षेत्र आपको पता है कि सीसा जस्ता का क्षेत्र कहाँ पे है, ये देवारी क्षेत्र है उदयपुर में। कहाँ पे, ये आपका है उदयपुर में। बात करें हम राजपुरा की, तो राजपुरा कहाँ पर, राज से कोई और विकल्प आ गया तो राज ये आ गया राज संबंध में। क्लियर, इस टाइप से पकड़ सकते हैं। और बात करें हम, देखिए यहाँ पर दो है, दो कॉमन, तो आंसर यहाँ से रहने वाला है। तो पहला काट देंगे, ये काट देंगे पहले देखते के साथ ही। और राजपुरा अगर आपको पता है तो बी का तीसरा आ गया, बी का तीसरा दोनों में है।
हमने एक का तीसरा, एक का क्या देखा था, एक का चौथा देखा था, एक का चौथा भी दोनों में है। तो एग्जामिनर आपको ऐसे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन है, तो हम इसके बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये तो हम काट चुके थे, तो हम बी के साथ ऐसे ईजिली चले जाएंगे अगर हमें नहीं पता आगे। फिर भी देख लेते हैं हम। अगर हम देखें चौथ का बरबाड़ा कहाँ पर है, ये है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरबाड़ा। अगर बात करें रामपुर अगुचा की, तो रामपुर अगुचा आपका भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करना है जिलों के साथ में, तो कौन सी परियोजना? देखिए बाकली बांध आपने देखा हो कहाँ पे, ये जालौर में है। बाकली बांध कहाँ पे, जालौर में। वही बात करें हम सोमकमला की, तो सोमकमला कहाँ पे, ये डूंगरपुर में है। सोमकमला बांध है डूंगरपुर में। वही बात करें मोरला बांध की, तो वो मोरला बांध है आपका सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध की बात करें तो जाखम तो आपको पता ही होगा, जाखम आपका प्रतापपुर, ये प्रतापगढ़ में। तो डी का अगर एक मारते हैं आप, तो डी का एक में ही है, तो आपका आंसर आ जाता है ये। वहीं भी अगर हमारे ट्रिक से भी इसको करें, तो देखिए पहले का पहला है, तीसरा यहाँ पे चौथा, तो पहला आपने कट कर दिया, ये कट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें से कोई भी मार्क आ जाओ 50-50 का आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन करोगे 10 तो 5-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक है, अब 1-2 नंबर कट ऑफ तो ऊपर जाने वाली, क्योंकि अभी तक हज़ारों लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज क्षेत्र जैसे जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, पाइराइट हो गया, किस निर्माण में आवश्यक है? तो किसके? सीमेंट के निर्माण में आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो अवरोही क्रम मैं बताऊँ आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो इसमें देखते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और उसके बाद कहाँ पर कौन से में है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जयपुर के बाद बात आती है भरतपुर की, फिर दौसा की। तो जयपुर, भरतपुर, फिर दौसा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अगर न्यूनतम की बात करता हूँ आपसे, तो न्यूनतम में पहला आप करते जैसलमेर हो गया। उसके बाद में फिर उससे ज़्यादा है बीकानेर के बाद है फिर बाड़मेर। ठीक है, न्यूनतम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला न देकर आपसे एग्जामिनर दूसरा या तीसरा दे देता, तो आप कन्फ्यूज ना हो। दूसरे बीकानेर है, तीसरे में बाड़मेर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो कौन सा जिला है? ये बांसवाड़ा जिला है। क्लियर है, बांसवाड़ा जिला कितना है? 934 है यहाँ पे लिंगानुपात। बात करें प्रतापगढ़ की 933 है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किस लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? तो ग्राम सेवक के रूप में ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है किससे? तो देखिए जो भी पंजीकृत मतदाता उनसे बनती है, ऐसा नहीं कि गांव में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनसे नहीं, जो भी टोटल संख्या निवासी हैं उनसे भी नहीं। अगर ग्राम सभा बनती है तो पंजीकृत मतदाताओं से बनती है। क्लियर है, सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का सही प्रयोग करना है आप। तो देखिए कौन कौन होंगे इसमें, एक तो केवल मंत्री होंगे, मंत्री शामिल होंगे इसमें, और दूसरा देखिए मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है इसमें, मुख्यमंत्री इसके अंतर्गत नहीं आता। तो मुख्यमंत्री दूसरा कट जाएगा, दूसरे यहाँ पे ये गया। अब पहला आपका आंसर है। उसके बाद में कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, ये भी इसमें शामिल है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान भी इसमें शामिल है। तो ये आपका आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संस्थान राजस्थान में कहाँ पर स्थापित है? तो ये जोधपुर में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, ये पुराना क्वेश्चन है। राजस्थान में 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो टोटल मिला गया है 31। क्लियर है, जिसमें से अगर बात करें कुल जनसंख्या का, ये 13.48% अनुसूचित जनजाति है, और बात करें बाकी जो रिमेंडर रह गया उसमें ये अनुसूचित जाति है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें आपसे कि अनुसूचित ये जाति उदयपुर में सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम कहाँ पे? बीकानेर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभ की गई खाद्यान्न सुरक्षा योजना जनसंख्या सम्मिलित होगी कितनी? तो 4.64 करोड़। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई है? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ऊर्जा को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम पे थे BD कल्ला। कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है, कारण दिया गया है। तो ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मवेशी बहुत ज़्यादा हैं। अभी 6.58 करोड़ का समथिंग मवेशी है यहाँ पे,
तो ये पहला बात सही है और यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे एक बार और पूछा जा चुका है ये राजस्थान पीसीएस द्वारा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। 2013-14 के बजट के भाषण में राजस्थान के वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए कितना बजट रखा गया है, तो ये कितने दिन रखे गए हैं, तो उस टाइम पर दिन थे ये मनरेगा बजट में अतिरिक्त रोजगार कितने, अतिरिक्त 50 दिन थे। तो पुराना क्वेश्चन हो गया, हमें करंट में देखना है अभी ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 21-22 में कितने दिन बढ़ा कर दिया मनरेगा में, राजस्थान में 200 दिन कर दिए गए। तो ये नया फैक्ट जोड़ लो अपने दिमाग में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजफेड के बारे में यह है ये। तो राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने में ये हेल्प करता है, तो दूसरी बात भी ठीक है। राजफेड राज्य के सर्वोच्च कृषि विकास के रूप में कार्य करता है, तो ये बात ठीक नहीं, पहला दूसरा इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजातियों के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने में वित्तीय प्रोत्साहन कितना, तो कौन सी योजना के तहत देती है, अनुप्रीति योजना है इसकी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये भरतपुर, अलवर और धौलपुर में मिलते हैं। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ये राजस्थान के इधर देखते हैं आप, पूर्वी जिलों में ये मिलते हैं। भरतपुर हो गया, अलवर हो गया और आपका ये धौलपुर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 109, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई यह झकराना, सिरोही, मारवाड़ी, ये नस्लें किसकी हैं, तो ये बकरियों की नस्लें हैं। किसकी, बकरियों की। अगर हम गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लें कौन सी हैं, गीर हो गया, नागौरी हो गया, थार पारकर हो गया, हरियाणवी राठी हो गया। अगर भैंस की नस्लों की बात करें, मुर्रा हो गया, मेहसाना, जाफराबादी, सूरती। अगर हम भेड़ की नस्लों की बात करें, बघरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरी। अगर हम बकरी की नस्लों की बात करें और जमुनापारी, ये परबतसर हो गया, बरवारी हो गया, सिरोही हो गया, मारवाड़ी हो गया, सखराना हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, कि कौन से, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो कौन से किए गए, देखिए ये एक तो तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में किया गया है, तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट कौन सा कदम सत्य है। देखिए ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बीकानेर में है ये, ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है, कहाँ पर ये, तो ये सूरतगढ़ में स्थित है, यानी कि छबड़ा सूरतगढ़ में। तो ये बना कब था, ये बना था आपका 2003 में। कब बना था, 2003 में ये बनाया गया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई। कहाँ पर, उदयपुर में की गई है, क्योंकि अधिकतर जो जनजाति है ना वो इन्हीं क्षेत्रों में है। आपका डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। क्लियर है। तो ये उदयपुर में स्थापना की गई है। अगर आपको मैप में पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है तो उसके हिसाब से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कि वर्ष 2010 में सौर ऊर्जा स्थापित में पंप लगाकर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया राजस्थान में पूरे देश में प्रथम है। तो पहली बात ठीक है। तो राजस्थान राज्य का पूरे देश में पवन में प्रथम स्थान है, तो पवन में इसका प्रथम स्थान नहीं, तो दूसरा गलत हो गया। तो ये देखिए 2013 तक यहाँ पर 10,000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किया जा चुके, तो ये था पुराना, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी हम नए का करंट का देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए तरस शक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला कथन है इसमें, तो कथन क्या है कि क्या प्रतिष्ठित लोग जो अज्ञानतावश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अब देखिए तर्क क्या है, हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपका ये जो बड़े बड़े IAS अधिकारी भ्रष्टाचारी में पकड़े जा रहे हैं तो वो क्यों पकड़े जा रहे हैं, अज्ञानतावश तो कर नहीं रहे, क्योंकि भाई उन्हें ज्ञान था, पैसे थे, मतलब समझ थी और बुद्धि भी थी, तब 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के घोटालों में पकड़े जाते हैं। तो ये क्यों पकड़े जाते फिर ये, तो पहला तो ये स्टेटमेंट ये गलत है। तर्क नहीं, यह है हमारी नैतिकता है कि कानून सभी समान है। देखिए ये बात ठीक है भाई, कानून की नज़र में सब एक समान है, बुद्धिक हो, अबुद्धिक हो, पागल हो या फिर दिमागदार हो, तो दूसरा बात ठीक है ना, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कथन है कि CBI को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका क्या कर्तव्य है। तो कार्रवाई, देखिए कार्रवाई के तरीके क्या होंगे। पहला तरीका ये होगा, CBI द्वारा अधिकारी को रंगे हाथ
पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए तथा उसके बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये बात ठीक है, तो ऐसा मूवी में भी होता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। दूसरा, सीबीआई को इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ शिकायतों का और इंतजार करना चाहिए। नहीं, अगर भाई कुछ शिकायतों का और इंतजार करेगा तो हो सकता है कि वो निकल जाए मोल चौकसी की तरह, फरार हो जाए पहले ही, है ना, या फिर नीरव मोदी की तरह वो निकल जाए। तो भाई ऐसा इंतजार नहीं करना, एकदम धरपकड़ करनी है जिससे कि भाई राष्ट्र को कम से कम नुकसान हो और कार्रवाई समय पर की जा सके। तो पहला इसमें स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी 3। नेक्स्ट है, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में पो की टोप माँ का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स और कोप जा इसका अर्थ है कि आशा इज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो आपको किसी देखिए भाषा का अर्थ बताना है, आशा का क्या है। तो पहले में आपको देखना है कि आशा इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, जो ये वर्ड दे रखे हैं। तो उषा दे रखा है, तो पो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पो की टोप, तो टोप काट देना क्योंकि टोप यहाँ पे दे रखा बट आशा नहीं है उसमें, तो टोप कट गया आपका। उसके बाद में माँ है बट इसमें आशा नहीं कहीं भी, तो माँ भी हम काट देंगे। ईजिली बता रहा हूँ कैसे आंसर निकालते हैं आप। अब बात करें पो की, अगर पो की होती तो वो भी काट देते। अब तीसरे में बात कर रहा है आशा इज प्लेइंग टेनिस, है ना, तो इसका मतलब देखिए कोप जा की माँ। तो अब इसमें क्या हो सकता है, जो नया है बट इसमें आशा भी है वर्ड। ठीक है, तो आशा इसमें है, जो कौन सा नया है, तो कोप हो सकता है, जा भी हो सकता है। अभी हमारे देखिए 2 नए वर्ड मिले हैं और ये माँ तो हो नहीं सकता, माँ तो हम काट चुके थे ऑलरेडी, और ये की भी नहीं हो सकता। क्लियर है, क्योंकि की ऑप्शन में ही नहीं है, तो 2 तो हो नहीं सकते। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, कोप और जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि की टोप और सोप हो का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, अभी नहीं पकड़ मारा। नेक्स्ट देखते हैं पो सो कोप मतलब कार्ड्स आर टेनिस, तो यहाँ पे ये देखिए कोप भी नहीं होगा। कोप क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आर एंड टेनिस दिया हुआ, बट यहाँ पे आशा कहीं में लिखा हुआ। हमारे पास 2 इस वर्ड बचे थे, हमें ध्यान रखना आशा जिसमें भी आए और उसमें वो वर्ड भी दिखाई दे। ठीक है ना, तो जो हमारे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे कोप भी नहीं होगा, तो कोप यहाँ पे दे रखा है, कोप भी काट देंगे, तो जा बचा हमारे पास में। तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा जा, तो जा आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जिन्हें दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देते हैं। अगर आप ए को दर्पण में देखोगे ऐसे दिखाई देगा, एच को देखोगे ऐसे दिखाई देगा, बाकी देखो आई को देखोगे ऐसे दिखाई देगा, एम ओ टी यू बी ए डब्ल्यू एक्स, तो इन्हें देखने पर ऐसे दिखाई देंगे। तो यानी कि 10 अक्षर ऐसे हैं जो सेम दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि 11 दिसंबर 1899 को शनिवार था तो 12 दिसंबर 1901 को कौन सा दिवस होगा। तो आप जानते हैं कि एक साधारण दिन में केवल एक अतिरिक्त दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमने देखा था कि 11 दिसंबर को देखिए 11 दिसंबर 1899 को शनिवार था। और हम बात करें देखिए उसके बाद लीप ईयर तो नहीं है, तो एक दिन बढ़ जाएगा यहाँ पे, 11 दिसंबर 1990 को क्या होगा, रविवार हो जाएगा, प्लस एक दिन यहाँ पर कर देंगे। अगर हम बात करें 11 दिसंबर 1901 को क्या होगा, तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, तो यानी कि एक दिन और बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो जितने दिन यहाँ पे हमारे रह गए हैं, यानी कि 5 दिन रह गए, तो 5 दिन हम और ऐड कर देंगे उसमें, 17 और 5 22। ठीक है, सोमवार के बाद में फिर शनिवार आ जाएगा इसका। क्लियर है, तो एक दिन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, बाद में जो दिन बचेंगे 17 के और 22 के बीच में 5 दिन बचेंगे वो ऐड कर देंगे हम, तो शनिवार आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी कितनी है, कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो देखिए ये आपके 1 2 और 3, ये बड़ा वाला 3 तो ऐसे ही हो गए, इसके 3 हो गए, और ऐसे यहाँ पे 1 2 3 ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, 6 और 3 ये हो गए इसमें, और 3 ये हो गए, 6 और 6 12 और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 तो ऐसे हो गए आपके। अगर उसके बाद में देखें हम, तो एक ही त्रिभुज है आपका, यहाँ से 19 हो गए, उसके बाद में एक ही रखा है यहाँ से 20 हो गए, और ऊपर से देखें तो यहाँ पे एक ही रखा है 21 हो गए, और एक ही रखा है 22 हो गए। क्लियर है, तो ऐसे ही आगे आप गिन लोगे तो इनके ऑप्शन जो है 28 इसमें त्रिभुज आ जाएंगे। चलिए आगे देखते। तो PYQ में देखिए मैथ के हमारे दूसरे सर है जो आपको मैथ सोल्व कराएंगे। मेरा मैथ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है, फिर भी आप इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर आपका कितना, 2। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 अंकों की संख्या ये दे रखी है कि अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, तो आपके 0 अंतिम 2 अंक होंगे, तो ये सोल्व करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 1 से 99 की गणना में 5 अंक कितनी बार आएगा, तो कितनी बार 14 बार आएगा ये। तो ये मैथ के क्वेश्चन सोल्व करा दिए जाएंगे हमारे दूसरे सर द्वारा, ठीक है।
वो इनके अलग से पीडीएफ बनाई जाएगी। जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में अब तक पूछे गए ना मैथ के 2013 से लेके अब तक के 2021 तक के, वो सारे क्वेश्चन एक क्लास में सोल्व करा देंगे। फिलहाल आप इनके आंसर टिक कर लो, जिससे कि आपको सोल्व करने में दिक्कत ना हो, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे भी थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं। तो राम ऊपर से नीचे 2 सीढ़ियों पर उतरता है, श्याम एक ऊपर से सीढ़ी चढ़ता है। तो इसका आंसर देख लो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका बी, नमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ये क्वेश्चन गलत है, इसको देखने में गा रहा है अभी। तो दी गई आकृतियों का क्रम आपको बताना है, तो ये क्रम देख लो। तो ये क्रम है इसका, ये बताना है कौन सा आंसर है इसमें। तो ये आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट है ये 129 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। बाकी ये टेंशन ना लो, हमारे सर द्वारा करा दिया जाएगा, ये पूरा सोल्व पेपर करा देंगे हम। 130 का आंसर सी हो गया। 131 का देख सकते हैं आप, 132 का देख सकते हैं क्वेश्चन, 133। इसका एक्सप्लेनेशन पे भी रोक देता हूँ मैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर में क्या है कि आपको किस तरीके से करना है। अभी जो चर्चा में चीज़ें रही हैं वो हमने मैगजीन के थ्रू में करा दी थी, इसको आप देख लीजिए। तो अगस्त 2013 में कौन सी पनडुब्बी में आग लग गई थी, तो ये सिंधुरक्षक थी उस टाइम पे। मानव विकास सूचकांक पूछा जाता है बार बार, ये सूचकांक। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या है देखिए, जीवन प्रत्याशा है, शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद इसमें शामिल किया जाता है। ये कौन निकलता है, यूएनडीपी निकलता है। कब से, 1990 से। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निकाला जाता है। सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक, इन्होंने किया था। अब इसमें प्रतिमान कौन कौन से, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये न्यूज़ रही थी उस टाइम पर चर्चा में। तो ये अभी आपको देखना है कि जो भी चर्चा में रहे हो, खेल हमने डिस्कस किया है, खेल परिदृश्य हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो आपको देख सकते हैं। देखिए ये भी खेल परिदृश्य का क्वेश्चन है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 2013 में श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में पहले मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, तो ये करंट का क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे करंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नैरोबी में स्थित माल पर हमला करने वाला आतंकवादी संगठन कौन सा था, संभवतः करंट में अगर कुछ रहेगा तो ऐसा देख चुके हैं हम उसमें। यूरोपीय संघ में सदस्यता किसने ली है, तो देखिए उस टाइम पर जिसने ली थी, अभी हमें जो देखना है वो करंट में हम देखेंगे उसको। नेक्स्ट है, मलखम्ब को अपनाया कौन सा राज्य किसने, तो कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश द्वारा अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महिला स्वतंत्रता के लिए फ्रांस का सीमा ऑफ द पुरस्कार। अभी देखिए कई फ्रांस ने पुरस्कार दिए, मोदी जी को भी दिया, राष्ट्रपति को दिया है, तो अलग अलग पुरस्कार हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है, केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन सूर्य स्टम्प पे चलाया गया था। अभी कौन से चलाए गए, ऑपरेशन 2 चलाया गया है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, तो कई ऑपरेशन चलाए गए, उसको हम करंट में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समूह को इंगित कीजिए जो भारत में एक पूर्ण सदस्य के रूप में संबद्ध नहीं है, कौन सा, SCO, उस टाइम पर नहीं था बट अब शामिल हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये खेल से खिलाड़ी मिलाने थे, आपको अभी करंट में जो भी चर्चा में रहा है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट है, ये भी देखिए ये पूछा गया कौन कौन से इस टाइम पे न्यूज़ में थे जो करंट में है वो देखेंगे हम, इसका देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। विवेद में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लीजिए, भारतीय सिनेमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो सकता है करंट का ही क्वेश्चन है। तो अभी जो है करंट में सिनेमा से रिलेटेड वो देखेंगे हम। क्लियर, नहीं करंट का नहीं है। देखिए ऑस्कर के लिए पहली नामित फिल्म कौन सी थी, मुगले आजम थी ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही युग कौन सा नहीं है ये बताना है। सुरेश तेंदुलकर यहाँ पर राजनीति शास्त्र लिख दिया, ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते थे, संसद पुरस्कार हमने देखा था अभी का जो करंट मिले हैं तो वो देख लेंगे। तो बट इसमें कौन सा था, इसमें तो मिला था अरुण जेटली को मिला था 2010 में, अभी क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है, तो किसमें, चाइना में जाना जाता है। तो देखिए ये 150 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी वीडियो है। तो अभी भी जिन जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप जो है अपने दोस्तों को लिंक शेयर किया करें। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।